विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए इसलिए अपना पर छोड़ना पड़ा। राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। यूं तो दिवाली का त्योहार बीत चुका है आपके और हमारे लिए, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अगर बात करें तो यहां अभी भी पटाखे फूट रहे हैं, यहां अभी भी आतिशबाजी हो रही है। और आज अपने हिस्से की आतिशबाजी करने के लिए, यानी कि अपने हिस्से का बम फोड़ने के लिए सामने आए देवेंद्र फडणवीस, यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो अपने हिस्से का जो बम है उन्होंने फोड़ दिया और वादे के मुताबिक नवाब मलिक पर उन्होंने ये बम फोड़ा। अंडरवर्ल्ड के साथ उनके जो रिश्ते हैं उसको लेकर उन्होंने कुछ कागजात जो है वो मीडिया के सामने रखे। अब उनके आरोपों के बाद जो नवाब मलिक हैं, वो तो भाई नवाब हैं, वो भी सामने आए और उन्होंने इस बम को फुस करार दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके पटाखों में कोई आवाज नहीं थी, ये तो भीगे हुए पटाखे थे। और धमाका अगर आपको सुनना है तो कल 10 बजे सुनिएगा, मैं लेकर आ रहा हूं बम, और वो भी हाइड्रोजन। अब ये जुबानी जंग जो शुरू हुई है ये कहां तक जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। और किसके आरोपों में कितना दम है, किसका बम कितना धमाका करता है, कितना तेज यह धमाका होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखिए रिपोर्ट। बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी केस का मुद्दा अब पूरी तरह से सियासी वार पलटवार का रूप ले चुका है। दोपहर 12:30 बजे आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों का बम फोड़ा और नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का बड़ा आरोप लगाया। सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। नवाब मलिक भी पलटवार के लिए पहले से तैयार थे। दोपहर 2 बजे मलिक ने फडणवीस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कल सुबह 10 बजे वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद के लोगों से जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात को पूरी तरह से नकार दिया। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की है, जो ठीक नहीं है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। तो क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने
राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर हमला बोलते हुए सवाल भी किया कि आखिर करोड़ों की जमीन का सौदा लाखों में कैसे हो गया। वहीं नवाब मलिक ने जमीन खरीद को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के लोग भी जाकर वहां देख सकते हैं। फडणवीस कच्चे खिलाड़ी हैं और उनके मुखबिरों ने उन्हें गलत जानकारी दी है। अपने वादे के अनुसार जहां देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोपों का बम फोड़ा, वहीं महज 1.5 घंटे बाद ही नवाब मलिक ने वार पर पलटवार कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल सुबह 10 बजे नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम से क्या क्या नया खुलासा होता है। इसके विस्फोट से महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखना होगा कि क्या कुछ कल 10 बजे होता है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी निधि वासंदानी, साथ ही साथ अतुल कृष्णन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पहले कि मैं उनका रुख करूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि राजभवन पहुंच चुका है समीर वानखेड़े का परिवार। देखिए, राज्यपाल से मुलाकात के लिए ये वक्त मांगा था। तमाम वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो इस वक्त चल रहा है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एनसीबी वर्सेस एनसीपी की दरअसल ये लड़ाई थी। ये शुरू वहां से हुआ था जब ये पूरा ड्रग्स का मामला सामने आया था और उसके बाद किस तरह से नवाब मलिक की ओर से वानखेड़े के पूरे परिवार पर एक के बाद एक आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो उनका परिवार है, क्योंकि ये ना केवल वानखेड़े के परिवार तक बल्कि जो उनकी पत्नी है, उनकी बहन तक भी ये पूरा जो आरोपों का दौर है वो शुरू हो गया था। तो इस पर भी हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन जो आज बॉम्ब फोड़ा फडणवीस ने, आखिर क्या जमीनी हकीकत इसकी है ये भी जानना जरूरी है। और इस वक्त मैं ग्राउंड से आपको दिखाऊंगी वो तमाम तस्वीरें, ग्राउंड से आपको दिखाऊंगी वो तमाम रिपोर्ट्स, क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और निधि वासंदानी मेरे सहयोगी उस जगह पर ही मौजूद हैं, उसी लैंड पर, उसी प्रॉपर्टी पर जिसके डॉक्यूमेंट्स आज दिखा रहे थे या जिसके बारे में आज बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। मैं जानना चाहूंगी निधि, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आखिर कितना दम है इन आरोपों में, कितनी सच्चाई है? आपने बात की होगी वहां पर लोगों से, उन्होंने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए हिमानी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये पूरा मामला राजनीतिक सरगर्मी के तौर पर सामने आ रहा है। एक तरफ नवाब मलिक हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं। नवाब मलिक कह चुके हैं कि कल वो प्रूफ सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ ये लैंड पे, ये जो लैंड मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है, ये 3 एकड़ की ज़मीन जिसमें बिजनेसेस भी कई हैं, कई चौल हैं, एक से एक सटे हुए मकान हैं। यहाँ पर कई लोग रहते हैं, यहाँ पर कई फैमिलीज रहती हैं जो कई सालों से रह रही हैं। मैं पूरा आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। मेरे साथ एक यहाँ पे रहवासी हैं। मैम, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम रहते हैं यहाँ तो 25 साल से। हाँ, 25 साल से इधर रहते हैं। 25? तो आपका अपना है? हाँ, खुद का है मेरा। और यहाँ पे ये जो क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक तौर पर देखने को मिला कि इलीगली ये प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, औने पौने दामों पे लेने की कोशिश की, और फिर ये रजिस्ट्री हो रखी है। ये तो उनके मैं सुनती हूँ, मेरे को जानकारी है ही नहीं। मतलब आपका अपना? यहाँ पे कितने टेनेंट्स रहते होंगे? मतलब किराएदार कितने रहते होंगे? मुझे अच्छा, तो ठीक है। देखिए हिमानी, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे कई टेनेंट्स भी हैं, कई लोगों का अपना घर है, अपना मकान है यहाँ पर, लेकिन सब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इलीगली ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अवैध रूप से बात नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि जब जमीन खरीदी गई थी नवाब मलिक के जरिए, तो उसे औने पौने यानी कौड़ियों के भाव में खरीदा गया। 3 एकड़ की जमीन को 20 लाख रुपए में खरीद लिया गया और बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास लौटूंगी, लेकिन जैसा कि मैं इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार जानकारी दे रही हूं कि राजभवन पहुंचा हुआ है समीर वानखेड़े का परिवार। इसी पर मैं एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। अलीशा नायर भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलीशा, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल राज्यपाल से मिलने के लिए जहां पर राजभवन पर खुद अब समीर वानखेड़े के परिवार, जिसमें क्रांति रेडकर, ज्ञानदेव वानखेड़े और यास्मीन वानखेड़े, ये तीनों भी अब राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से नवाब मलिक की ओर से किए जा रहे पर उनके ऊपर हमले, फिर चाहे कास्ट को लेकर हो या फिर उनके मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर हो, लगातार हमला जो है वो नवाब मलिक की ओर से किया जा रहा है। और इसी के लेकर कहीं ना कहीं पर न कि सिर्फ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव
वानखेड़े की ओर से कई कंप्लेंट किए गए हैं। हमने देखा फिर चाहे वो अम्बोली पुलिस स्टेशन हो या फिर सीपी ऑफिस हो या फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में, हर जगह पे जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, वो ऑलरेडी दर्ज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संयम जो है वो वानखेड़े के परिवार को लेकर अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी के मदद की गुहार के लिए अब बिल्कुल संयम टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो समीर वानखेड़े के पिता हो, ज्ञानदेव वानखेड़े, जिन्होंने मानहानि के केस की उन पर केस ठोका है, न केवल वो बल्कि उनकी जो परिवार ये पूरा है, उनकी बहन तक, मतलब क्रांति रेडकर जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, उनकी बहन यानी कि हर्षदा रेडकर तक ये पूरा मामला जो है वो जा चुका है। तो बड़ी खबर, इस वक्त ये संयम टूट चुका है और इसीलिए इसकी गुहार लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, ये शिकायत करने के लिए और ये इस बात के लिए पहुंचे हैं राजभवन। मेरी सहयोगी येशा भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। येशा, क्या जानकारी मिल पा रही है और कौन कौन इस वक्त परिवार से वहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए ये सिर्फ वानखेड़े परिवार तक सीमित नहीं है, ये क्रांति रेडकर की बहन तक आज जा पहुंची है इसकी। जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर पहले जो है क्रांति रेडकर, यास्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े जी के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े तीनों अंदर राजभवन गए हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं तो उन्होंने ये खुद कहा है कि वो अभी गवर्नर के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अलीशा ने भी इसके पहले कहा कि जो है अब तक जो है मामला काफ़ी बार ये सामने आया है कि जो इनकी फैमिली लाइफ है वो ट्विटर पे उछाली जा रही है। यहाँ तक कि जो ज्ञानदेव वानखेड़े उन्होंने भी जो डेफोमेशन फाइल किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी फैमिली की जो लाइफ है उसके बारे में मेंशन किया जा रहा है हर जगह पे ट्विटर पे। इसी के चलते जो है उनकी फैमिली को काफ़ी ज़िल्लत झेलनी पड़ रही, इसी के चलते उन्होंने ये डेफोमेशन केस फाइल किया था। ये सिर्फ ये फैमिली की बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी जो है यास्मीन वानखेड़े यानी कि जो समीर वानखेड़े की बहन है या जो समीर वानखेड़े की बहन है, उन्होंने भी ये कहा था कि उनकी जो लाइफ है वो ट्विटर पे उछाली जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि एक फीमेल होते हुए उन्हें उनकी लाइफ डिफेम की जा रही है। इसलिए उन्होंने जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लिखा था। यहाँ तक कि ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने कंप्लेन दायर की थी और अब तक जो है उसका कोई कॉग्निसेंस नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है वहाँ पे भी उन्होंने एक पत्र लिखा है और अब जो है क्योंकि सब जगह उन्होंने एक ऑलरेडी पत्र लिखा है लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया उन्हें, इसी के चलते जो है वो राजभवन आए हैं गवर्नर से मिलने। और अभी कुछ ही देर बाद जो हम देखेंगे कि वो जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से एक इंटरेक्शन किया जाएगा और उसी के बाद जो है हम ये देख पाएंगे कि उन्होंने क्या लेटर लिखा है गवर्नर को। क्योंकि ये जो एक नवाब मलिक ने भी एक एलिगेशन लगाए थे समीर वानखेड़े के अगेंस्ट की जो IRS की उनकी डिग्री है वो उन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिखा के लिए, तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे समीर वानखेड़े के अगेंस्ट। और इसका जो है खुद परिवार ने बचाव तो किया था लेकिन बाकी पॉलिटिकल लीडर्स है उनके पास भी पहुंचे थे। फिर भले वो बिल्कुल रामदास अठावले से मुलाकात की थी और ऐसी कमीशन जैसा कि आप खुद यहाँ पर येशा कह रही हैं कि उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब तक कुछ ऐसा होता इस पर नजर नहीं आया है। जी, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो SC/ST कमीशन के अरुण हल्दर है वो भी खुद समीर वानखेड़े के घर पे पहुंचे थे। वहाँ पे उनके जो फादर है उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स है समीर वानखेड़े के वो भी उन्हें दिखाए थे और यहाँ तक कि खुद समीर वानखेड़े अरुण हल्दर से मिलने उनकी ऑफिस तक गए थे। लेकिन अब तक जो है हमने देखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके अगेंस्ट जो है मतलब यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो एक जाँच की जाएगी अच्छे से और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, उसी के चलते जो है अब हम देख सकते हैं कि शायद गवर्नर के घर जहाँ पहुंचे तो एक गुहार लगाने पे वहाँ शायद उन्हें ठीक है, मैं येशा आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर देखिए आ रही है। मैं उस बड़ी खबर को यहाँ पर बता दूं। रिपब्लिक भारत से बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की सलीम पटेल से खरीदी थी जमीन, मैं किराएदार था, ये फराज मलिक ने कहा। सभी आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो ये जो तमाम आरोप लगाए गए देवेंद्र फडणवीस की ओर से नवाब मलिक के बेटे से जब बात की रिपब्लिक भारत ने क्या कुछ और उन्होंने कहा, जरा सुनिए। मेरे साथ नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक हैं। बहुत बड़े आरोप लगा दिए देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कि किलर्स के साथ क्यों संबंध है, नवाब मलिक के इलीगल लैंड खरीदा गया, ये जिस LBS रोड पर हम खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस मुंबई शहर का एक मुंबईकर हूँ और बिजनेसमैन हूँ और जब से मेरा पैन कार्ड बना है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इस शहर में और मेरा स्टार्ट से ही लैंड का बिज़नेस रहा है और मैं स्वयं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की डील्स मैंने की है और
मैं डेवलपमेंट करना भी चाहता था, लेकिन इस प्रॉपर्टी की जिस देवेंद्र जी बात कर रहे हैं, इसके अंदर मोर देन 70% ऑफ द लैंड इज रिजर्व फॉर गार्डन। और जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तभी से इसमें एंक्रोचमेंट नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ते दामों पे खरीदा गया, 3 एकड़ का 20 लाख में, जो कि 3 करोड़ कीमत थी। मोर देन 400 टेनेंट्स है प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलरेडी 3 सोसाइटी बनी हुई है जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। आगे एक टेनेंटेड बिल्डिंग है। उन्होंने पेपर्स दिखाए हैं बाकायदा फराज साहब। पेपर्स के अंदर सब मेंशन्ड है, 400 टेनेंट्स की लिस्ट है पेपर्स के अंदर। पेपर के अंदर आगे की बिल्डिंग मेंशन। तो इलीगल नहीं है ये? इलीगल कुछ भी नहीं है नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया गया कि जो मुंबई धमाके 93 के धमाकों के जो आरोपी दोषी हैं, किलर्स के साथ संबंध है, हसीना पारकर के करीबियों के साथ संबंध है। जी, सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे जमीन के, और मैं उनका टेनेंट, आप समझ लीजिए। मैं स्वयं ये प्रॉपर्टी में टेनेंट था। ये मेरी लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी है इसका मैं ओनरशिप भाड़ा पावती उनको पेमेंट करता था। तो सलीम पटेल जी से मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, और ये इसके अंदर जब मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, दैट मीन्स आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी विच आर हैविंग 400 टेनेंट्स। नहीं, ये तो कम कीमत वाली बात है फराज साहब, वो समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि कम कीमत पे लैंड खरीदी। रेकनर का जो भी वैल्यूएशन करता है जो डिपार्टमेंट, उनके पास हमने फाइल पुटअप की है, उनके पास से हमने वैल्यूएशन निकाला है, उनके पास से हमने रेडी रेकनर का पैसा भरा, उसके बाद में जगह खरीदी है। नवाब मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जवाब देंगे आज? मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यही, मेरे पे जो आरोप वो कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं ये प्रॉपर्टी पे आके रुक गया। तो आप कह रहे हैं कुछ इलीगल नहीं है? कोई इलीगल चीज। तो उन्होंने जो पेपर दिखाए, प्रूफ दिखाए, उनके पास में इतने सारी एजेंसीज है। आज महाराष्ट्र के हर एक पॉलिटिशियन को अब लोग कहते हैं कि देवेंद्र जी। क्या लैंड कम कीमत पे खरीदी गई थी? नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप। 3 करोड़ की लैंड 20 लाख में खरीदी गई। अब हसीना पारकर से जो किलर्स हैं 93 बम धमाकों के, उनसे संबंध है एनसीपी के। बहुत बड़े आरोप है ये, बेबुनियाद आरोप। ये तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। फराज मलिक को आपको सुना रहे थे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्रांति रेडकर जो कि इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, और जब वहां पर पहुंच रहे था पूरा ये वानखेड़े परिवार, उस वक्त की ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। पल पल की अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रांति रेडकर भीतर बैठी हुई है, समीर वानखेड़े का पूरा परिवार, उनके पिता भी मौजूद हैं, वो खुद भी वहां पर हैं, और गुहार मदद की गुहार लगाने। देखिए, इससे पहले जैसा कि मैं येशा से यहां पर बात कर रहे थे कि रामदास अठावले से भी मुलाकात हो चुकी है, स्टेट कमीशन से भी इस वक्त मुलाकात इससे पहले कर चुके हैं जो परिवार है, और आज राजभवन में राज्यपाल से वक्त मांगा गया था मिलने के लिए कि हमारी जो लाइफ है वो आखिर किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, उसको लेकर कुछ किया जाए, किस तरह, क्योंकि ये आंच जो है ये सिर्फ वानखेड़े परिवार तक, उनकी पत्नी तक, उनके पिता तक या उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जो बहन है, यानी कि क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा का जिस तरह से नाम सामने आया था और ट्वीट किए थे एक के बाद एक, और तब समीर वानखेड़े ने यह कहा भी था कि क्या किसी महिला का नाम इस तरह से उछाला जाना ठीक है? क्या जिस तरह से आप कर रहे हैं वो ठीक है? आप पहले तो ये सोचिए। तो उसी की गुहार लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ अब यहां से निकलकर सामने आता है। येशा, और जानकारी के लिए हम सीधे उनके पास रुक करते हैं। येशा, ओवर टू यू। अरे रुको यार, चलिए, येशा का हम रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में गवर्नर से इस वक्त भीतर मुलाकात जारी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गवर्नर से मिलने के लिए जा रहे थे। ये उनकी गाड़ी आप यहां पर देख रहे हैं। अभी मुलाकात भीतर खाने में राजभवन के भीतर जारी इस वक्त है। पूरा परिवार जो है, वानखेड़े परिवार, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले येशा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ओवर टू यू येशा। जी, क्योंकि अब जो हमने देखा कि तो जैसे हमने देखा कि यहीं पे है जो समीर वानखेड़े की फैमिली है, पूरी अंदर है, यानी कि क्रांति रेडकर, उनकी पत्नी, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, तीनों अंदर गए हैं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने। अब उनसे मिलने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि अंदर उन्होंने क्या दरख्वास्त लगाई है, उन्होंने क्या लेटर सबमिट किया, क्योंकि बाहर आने के बाद हम ये देख सकते हैं वो शायद मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जाते समय उन्होंने ना किसी से ना इंटरेक्ट किया था, सिर्फ गाड़ी अंदर चली गई थी और
एक हमने देखा था कि ये बात वानखेड़े फैमिली काफ़ी टाइम से कह रही है कि उन्हें जो है काफ़ी जिल्लत झेलनी पड़ रही है, उन्हें काफ़ी डिफेम किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ तक कि कल जो डेफोमेशन केस हुआ था, जहाँ पे ज्ञानदेव वानखेड़े ने एक डेफोमेशन केस फाइल किया था नवाब मलिक के अगेंस्ट, उसमें ये कहा गया था कि जो है क्योंकि उनको नाम के लेके लोग उन्हें सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर पे दाऊद दाऊद करके बुला रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने डेफोमेशन केस फाइल किया। यहाँ तक कि ये भी एक प्रश्न उठा था उनके द्वारा कि उनकी जो बेटी है उनकी भी पर्सनल लाइफ जो है सोशल मीडिया पे उछाली जा रही है, यहाँ तक कि उनकी बेटे की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन की जा रही है। इसी के चलते जो है उन्होंने इसके पहले भी काफ़ी जगह पे यानी कि मैं लौटूंगी आपके पास, जैसे ही कोई खबर मिलती है आप मुझे इशारा कीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रभाकर सैल से 3.5 घंटे पूछताछ हुई। सैल से एसआईटी की टीम ने ये पूछताछ की। इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है। अतुल कृष्णन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3.5 घंटे लगभग ये पूछताछ हुई है। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जो सीआरपीएफ का मैस है वो यहाँ पे हूँ, और जो प्रभाकर सैल के वकील है वो हमारे साथ हैं। ये खुद बताएंगे कि किस प्रकार से कितने घंटे पूछताछ चली। सर बताइए, क्योंकि हमें पता चला है कि पूछताछ ओवर हो चुकी है और किसी भी समय प्रभाकर सैल बाहर आ सकते हैं। अभी क्या पूछताछ तो उन लोगों की खत्म हो चुकी है, कुछ माइनर पॉइंट्स है वो क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। दिल्ली से ऑफिशियल्स आ गए, वो सुपीरियर ऑफिसर्स अभी इन्वेस्टिगेशन कर। आप लोगों ने कुछ नया नाम लिया है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ एविडेंसेस दिए हैं? यस, एविडेंसेस भी दिए हैं, कुछ नाम भी रिवील हो चुके हैं इसमें, तो उनके रिलेटेड में जो इंक्वायरी चालू है वो भी प्रॉपरली चालू है। पूजा ददलानी का नाम लिया है? पूजा ददलानी का नाम पहले भी था, लेकिन ट्रैप में जो एनसीबी ऑफिशियल के साथ में थे उन लोग के भी काफ़ी नाम इसमें आ गए। जो रकम बताई गई थी 25 करोड़, फिर 18 करोड़ और 50 लाख कैश, क्या वही है या इस रकम में भी आप लोगों ने कुछ नया कुछ दिया है? नहीं, वो रकम का जो अमाउंट था उसका बाइफर्केशन था वो डिटेल में दे चुके हैं। 25 करोड़ का 18 करोड़ में आ गया, और 18 करोड़ का जो 50 लाख रुपए टोकन था वो 50 लाख का बाइफर्केशन था। कौन सा पैसा किसके पास चला गया और कौन सा पैसा बैलेंस है वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है एनसीबी के। हमें पता चला आप लोग कोर्ट भी जा रहे हो एफआईआर कराने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी करके एफआईआर लॉन्च करो। वो नहीं करेंगे तो शुरुआती में हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट ने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो कोर्ट में जाके हम लोग 156(3) के लिए मूवमेंट करेंगे। तो ये प्रभाकर सैल के वकील थे और ये बता रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो ओवर हो चुकी है, कुछ नए इन्होंने नाम भी दिए हैं, कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं। हालांकि क्या एविडेंसेस दिए ये अभी ये मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। अतुल, आपसे कि वो जो कुछ नामों की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, वो नए नाम आखिर कौन है, या आपके सोर्सेज आप तक जानकारी पहुंचा रहे हो कि आखिर वो कौन है? क्या आने वाले टाइम में उनसे पूछताछ हो सकती है? वो भी रडार पर है। ये डीलर हैं, पुणे बेस्ड, पुणे के डीलर हैं और जब ये लेन देन हो रहा था तब ये इस डीलिंग में शामिल थे। हालांकि इसके नाम अभी रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि कुछ एविडेंसेस रह गए हैं, बीच की कड़ी रह गई है। उस कड़ी को जोड़ने के लिए हम ये नाम रिवील नहीं कर सकते, अदरवाइज इन पे भी जो कि एविडेंस खत्म हो जाएंगे तो जो एक्यूज है उनको गिरफ्तार करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए पुणे के जो है ये लोग डीलर हैं, ये जो एनसीबी के जो सोर्सेस ने हमें बताया। हालांकि ना तो एनसीबी ऑन रिकॉर्ड आ रही है, ना लॉयर ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं, और प्रभाकर सैल भी मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। और अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है खत्म हो चुकी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है। शायद 25 से 30 पेज का स्टेटमेंट है। लॉयर का कहना है कि स्टेटमेंट हमें एनसीबी दे नहीं रही है, और ये 156(3) एक सीआरपीसी प्रोसेस होता है जिसके तहत एक एफआईआर कराना चाहते हैं इस मामले में। ठीक है अतुल, आप मेरे साथ बने रहिए। निधि वासंदानी का मैं रुख करूंगी। निधि, फराज मलिक से आपने बात की, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नवाब मलिक पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का एक नया हमला। नवाब ने आरोप कबूल किए। देखिए आशीष शेलार भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और फिर उन्होंने ये कहा कि नवाब मलिक ने अपने जो उन पर आरोप लगाए गए थे उनको कबूल कर लिया है। मामले में एफआईआर दर्ज अब होनी चाहिए, और ये तो अभी शुरुआत है। मुंबई की जनता मूर्ख नहीं है। वॉचमैन मालिक कैसे बन सकता है ये जरा बताइए। कौड़ियों के भाव में मालिकाना हक मिला। आशीष शेलार ये तमाम बातों को कहते हुए नजर आए जब प्रेस से मुखातिब हुए। टाडा के दोषी, भाई जिस पर टाडा लगा हुआ है, उनसे आप उन दोषियों से आप जमीन कैसे खरीद सकते हैं? सस्ते दाम में मालिकाना हक आखिर कैसे? सरदार शाह वली खान नाम का एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, कन्विक्टेड एक्यूज, उसके साथ नवाब मलिक जी ने आर्थिक व्यवहार जगह का किया। दूसरा आरोप हमारा था
मोहम्मद सलीम पटेल नाम का जो व्यक्ति जो बाद में अरेस्ट हुआ, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्रंटमैन ड्राइवर था, उसके माध्यम से आर्थिक व्यवहार किया, ये हमारा दूसरा आरोप था। तीसरा आरोप 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की बिल्डिंग है, ये सिर्फ कौड़ी के मोल 30 लाख रुपए में मुंबई में उसकी ओनरशिप मालकियत दी गई। चौथी बात हमने आरोप लगाई थी, ये दोनों यानी विशेष रूप से सरदार शाह वली खान, ये टाडा केस का एक्यूज था, कन्विक्टेड था, उसकी सभी मालकियत की जमीनें सरकार को अटैच करनी थी। उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने उसको खरीद कर अपने पास संरक्षित किया और आरोपियों को मदद की। अब इन चारों आरोपों पर सम्माननीय मंत्री नवाब मलिक जी ने जवाब क्या दिया? पहला आरोप, सरदार शाह वली खान के साथ आपने आर्थिक व्यवहार किया, जो बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्टेड एक्यूज है। नवाब मलिक साहब का उत्तर था कबूल। दूसरा आरोप, 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की मालकियत की बिल्डिंग, ये कौड़ी के मोल 20 लाख रुपए में ही आपने मालकियत ली। नवाब मलिक साहब ने उत्तर दिया कबूल। तो सुना आपने आशीष शेलार को। इधर फडणवीस के आरोप के बाद रिपब्लिक भारत ने किराएदार जो हैं वहां पर उनसे बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। नवाब मलिक ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद है। लेकिन मैं इस चौल और आसपास की लोगों पर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्हीं की ज़मीन है पूरी? तो आप कह रहे हैं कि ओनरशिप उनके हाथ में है, ठीक है। तो ये तो आंटी फिलहाल किराए पर रहती हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आरोपों का खंडन किया है जो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। आप देख रहे होंगे काफ़ी राजनीति बढ़ गई है। तो आपका ये खुद का मकान है? हाँ, सेल्फ ओन्ड है। तो ये पूरी जो ज़मीन है, जो ये 3 एकड़ का पूरा लैंड है, ये पूरा नवाब मलिक का है? एग्जैक्टली। आई थिंक मदीनातुल अमान छोड़ के बाकी जो जगह उनकी है। ये हो गया, प्रॉपर्टी आगे का भी है। अभी वो इलीगल लिया है कि लीगल लिया है वो अपने किसको भी नहीं मालूम है। अभी तो ये सब बात उठ रहा है क्योंकि आर्यन खान का केस हुआ है। लेकिन ये आपका जो घर है, आपने सब रजिस्ट्री वगैरह कराई सारा? हाँ, हम लोग बिल पे करते हैं हर महीना लैंडलॉर्ड का उनको। तो लैंडलॉर्ड नवाब मलिक है? हाँ, हम लोग तो देते जो भी है, और हम लोग का ही है पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जो है लीगली सब कुछ हुआ है ये प्रॉपर्टी का, और सारी चीज़ आपको शायद आपके अगस्त में सब मकानों की रजिस्ट्री वगैरह सब एवरीथिंग है कि ये पगड़ी सिस्टम पे था। सो पहले मुनीरा जो थे यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उनके थ्रू नवाब मलिक सर ने परचेज किया हुआ ये जगह। सो बेसिकली पूरा सब कुछ लीगल है यहाँ पर, कुछ इलीगल नहीं है यहाँ पर। तो पगड़ी सिस्टम जैसा बोलते हैं ना, पगड़ी सिस्टम पे ही है। ही इज़ द लैंडलॉर्ड ओनरशिप ऑफ द प्लेस नवाब मलिक, बट स्टिल एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल ओनली। इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी मैं ले लेती हूं। निधि वासंदानी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। निधि, किराएदारों की बात भी हमने सुनी और फराज मलिक की बात भी हमने सुनी। चलिए मान भी लिया कि लीगल है, तमाम कागजातों की बात वो यहां पर कह रहे हैं, लेकिन ये जमीन उन दोषियों की थी जो मुंबई के गुनहगार हैं। उनसे सौदा कैसे हो सकता है? यही तो आरोप है हिमानी, जो सलीम पटेल या फिर सरदार वली खान से जो ज़मीनें ली गई, और जब नवाब मलिक की फैमिली ने, नवाब मलिक खुद कहते हैं कि हम टेनेंट्स के तौर पर रह रहे थे, उसके बाद हम उसका हमें मालिकाना हक मिल गया। तो यही तो सवाल है कि क्या जो देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं कि किलर से आपने ज़मीन ली, तो इसीलिए आशीष शेलार को ये कहना पड़ा कि नवाब मलिक की हवाइयाँ उड़ गई थी जब उन पर आरोप लगाए गए, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, एक तरह से दबी जुबान में उन्होंने कबूलनामा दे दिया। अब ये देखना होगा हिमानी कि कल जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फेंकेंगे, तो वो क्या ऐसे दस्तावेज देंगे, क्योंकि अभी तक वो कितने भी आरोप वानखेड़े पर लगा चुके हैं, खुद इतने सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन खुद इस मामले में इलीगैलिटी के सवाल उन पर उठ रहे हैं, इस लैंड पर उठ रहे हैं जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे एक से एक चौल हैं जो कि सटे हुए हैं, मकान आपस में सटे हुए हैं, और यहाँ पर कई बिजनेसेस भी हैं। ये कुरला
ये कुर्ला इलाका माना जाता है। जो LBS रोड का आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस ने कि LBS रोड पर ये जो पूरा लैंड खरीदा गया नवाब मलिक के जरिए, ये औने पौने दामों में खरीदा गया, यानी कौड़ियों के भाव में। जो 3 एकड़ की लैंड थी 3 करोड़ की, वो उसे 20 लाख में खरीद लिया गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किलर से आपके अच्छे संबंध थे। जो लोग कन्विक्टेड थे 1993 बम धमाकों में, उनसे आपके संबंध थे, इसीलिए आपको इतने औने पौने दामों में मिल गया। जो हसीना पारकर दाऊद की बहन है, उनके करीबियों से आपके संबंध थे, इसीलिए आपको इतना कौड़ियों के भाव में इतने कम दामों में कीमत मिल गई लैंड की, और जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेसेस खड़े कर दिए। आप उसकी ओनरशिप कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब लीगल वे में हुआ है, बट इसकी जाँच होनी चाहिए। और अब नवाब मलिक क्या इससे पलटवार करेंगे, इन बातों का क्या जवाब देंगे, क्या प्रूफ सामने रखेंगे, क्या किलर से वाकई ये खरीदा गया था? क्योंकि एक वॉचमैन जो कि बता रहे थे सरदार वली के जो सलीम पटेल के जो पिता हैं, वो वॉचमैन का काम करते थे जब वो खुद टेनेंट्स के तौर पर रहते थे इसी एरिया में। तो ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ चुका है, यानी ये ऐसे घेरे में आ चुका है जिसमें डाउट ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल डाउट ज्यादा बढ़ गया है। तो कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है, इंतजार करना होगा निधि, आपको भी और हमें भी, कि क्या कुछ ऐसा हाइड्रोजन बम वो फोड़ते हैं। लेकिन अतुल, थोड़ा सा अगर इसकी टेक्निकलिटीज में हम जाए, जो कि निधि यहाँ पर कह रही थी कि भाई टाडा के दोषी हैं और टाडा के दोषियों की संपत्ति तो कानून के मुताबिक सरकार जब्त करती है। चलिए अतुल, शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वापस निधि का ही रुख करती हूँ। तो निधि, कानून के मुताबिक तो उन दोषियों की संपत्ति सरकार जब्त करती है, तो क्या यही इसी से बचने के लिए वो ट्रांसफर जो किया गया, जिसकी बात आप यहाँ पर कर रही थी, इसीलिए ये हुआ क्योंकि संबंध उनसे अच्छे थे? बिल्कुल, ऐसे दोषियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आतंकवाद का मामला चल रहा है, और इस पूरे मामले में 1993 बम धमाकों के कन्विक्ट से देवेंद्र फडणवीस ने यही आरोप लगाया कि क्या आपने मर्डरर्स के साथ बिजनेस किया है, क्या उन लोगों के साथ बिजनेस किया जो कि टाडा के तहत दोषी हैं, और तो फिर इसमें आप प्रूफ दीजिए, बताइए कि इसमें क्या लीगल है। फिर ये तो सब इलीगल लग रहा है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नाम उन्होंने लिए देवेंद्र फडणवीस ने, अगर आपने गौर से सुनी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमानी, तो उन्होंने 2 नाम लिए, एक सलीम पटेल का लिया और दूसरा उन्होंने सरदार वली शाह का लिया। अब सरदार वली शाह और सलीम पटेल दोनों टाडा के तहत दोषी हैं। इन दोनों का नाम कैसे सामने आया, कैसे हसीना पारकर से इन लोगों के रिश्ते थे, कैसे नवाब मलिक ने इन लोगों से संपर्क किया, मालिकाना हक लिया गया इस पूरे लैंड का 3 एकड़ का, क्या वाकई कौड़ियों के दाम में ये जमीनें खरीदी गई और उस वक्त किसी ने पूछा नहीं, कुछ जांच के घेरे में नहीं आए नवाब मलिक खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों पर आरोप लगा देते हैं, दूसरों के परिवार पर लांछन लगा देते हैं। एक ईमानदार अफसर जो काम कर रहा है अपना ड्रग्स के केस में, उनके परिवार को भी वो आरोपों के घेरे में ले आते हैं। अब उनकी वाइफ खुद क्रांति रेडकर राज्यपाल से मिलने पहुंची। तो ये सब बातें बता रही हैं कि नवाब मलिक सिर्फ ऊपरी बातें कर रहे हैं, सतही बातें कर रहे हैं, और अगर वो प्रूफ देना होगा तो वो कल देंगे, जो जिसका इंतजार हो रहा है। अब तक प्रूफ की बात नहीं थी, क्योंकि वो दस्तावेज लेके बैठे थे देवेंद्र फडणवीस, आपने देखा होगा, और दस्तावेज लेके बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए ये कैसे जो जमीनें खरीदी गई वो बहुत औने पौने दामों में, कौड़ियों के भाव में खरीदी गई, और ये बहुत फायदेमंद हुआ, ये फायदे का सौदा हुआ नवाब मलिक के लिए। इसके पीछे की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखिए कि पिछले 1 महीने से अगर हम इस केस में बात करें, आर्यन केस में, अब जब आर्यन केस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो निधि आप सोचिए कि कहां से ये मामला शुरू हुआ था। ड्रग्स केस से ये मामला शुरू हुआ, एनसीबी वर्सेस एनसीपी हुआ, फिर बीजेपी वर्सेस ये एनसीपी हो गया। लेकिन अब देखिए इसमें धीरे धीरे करके किस तरह से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है वो सामने आता जा रहा है, नए नए नाम यहाँ पर आ रहे हैं, नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर आते जा रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, आप सही कह रही हैं। इस मामले में अगर आप देखें तो नवाब मलिक ने शुरुआत से लेकर एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब समीर वानखेड़े पर उन्होंने आरोप नहीं लगाए। उन्होंने समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट से लेकर उनके निकाह नामे तक, उनकी एजुकेशन, उनके ये तक कहा गया कि नौकरी उन्होंने बायस्ड होकर ली। उन्होंने नौकरी के लिए भी झूठ बोला गया। उन्होंने ये झूठ बोला कि वो उन्होंने बताया नहीं कि वो मुस्लिम है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। कई चीज़ें नवाब मलिक ने कही हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ। उन्होंने तो हद ही कर दी नवाब मलिक ने, जब क्रांति रेडकर की जो बहन है उन पर भी मैं रोकना चाहूंगी निधि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। इस वक्त राजभवन के भीतर जारी है वो मुलाकात जो वानखेड़े परिवार इस वक्त वहां पर पहुंचा हुआ है, राज्यपाल से मिल रहा है। वानखेड़े परिवार, समीर वानखेड़े के पिता वहां पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद हैं, उनकी बहन यानी कि यास्मीन रेडकर वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये मुलाकात अभी फिलहाल जारी है। वो तमाम बातें जिसका जिक्र यहां पर
पर निधि भी कर रही थी, जिसका जिक्र यहाँ पर थोड़ी देर पहले येशा कर रही थी। उन तमाम बातों को यहाँ पर रखते हुए, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट का हो, या तमाम वो बातें हों, उनको रख रहे हैं। येशा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। येशा, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या ये मुलाकात अभी भी जारी है? चलिए, लगता है कि येशा से हमारा संपर्क टूट गया है। हम लौटेंगे वापस येशा के पास, लेकिन जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है वो ये कि राजभवन के भीतर ही मौजूद है ये परिवार, और इससे पहले भी आप देखिए रामदास आठवले से भी मुलाकात कर चुका है ये परिवार, स्टेट कमीशन से मुलाकात कर चुका है, और तमाम वो बातें, तमाम वो मुद्दे और किस तरह से उनकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है और उस पर किस तरह से लांछन लगाए गए हैं, वो तमाम बता रहे हैं। येशा, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है, over to you. येशा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ये जैसे हमने देखा कि जो आपने क्लियरली मेंशन किया कि वानखेड़े फैमिली बार बार बता रही कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो सोशल मीडिया पे उछाली जा रही है। अब जैसे हमने देखा कि कल जो है क्रांति रेडेकर की बहन, उनके बारे में भी जो है नवाब मलिक ने ट्वीट किया था, कहा था कि उनके अगेंस्ट एक एनडीपीएस एक्ट का केस है, लेकिन उसको जो है एक क्रांति रेडेकर, यहाँ तक कि समीर वानखेड़े, जिन्होंने ये क्लियरली नकार देते हुए कहा है कि उनके अगेंस्ट कोई एनडीपीएस का केस नहीं था। लेकिन अब जो है हमने ये भी देखा कि अब ये बात सामने आ रही है कि शायद जो है जो समीर वानखेड़े की सिस्टर इन लॉ है वो औरंगाबाद में एससी के पास एक कंप्लेंट दाखिल करेगी नवाब मलिक के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ भी सोशल मीडिया पे बात की है। तो हम देख सकते हैं कि पीछे शायद से एक मोमेंट हो सकता है, अब जो है यहाँ से कोई निकल सकता है, क्या वो वानखेड़े फैमिली है या संजय राउत, वो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो अंदर है हम ये समझ सकते हैं कि संजय राउत भी अंदर है। इसी के चलते जो है अब कुछ मोमेंट हो रहा है यहाँ राजभवन के भीतर से। यहाँ पे अंदर जो है हमने देखा था संजय राउत भी पहुंचे थे अपनी बेटी का लेटर लेकर, बेटी की शादी का न्योता था, उसके अलावा जो है वानखेड़े फैमिली पहुंची थी। तो ये जो है हम देख रहे हैं संजय राउत बाहर निकले हैं। अभी जो है शायद से कुछ देर बाद जो है वानखेड़े फैमिली भी बाहर निकलेगी, संजय राउत भी क्योंकि वानखेड़े फैमिली की जो थी मीटिंग नहीं, जो संजय राउत की एक अलग मुलाकात थी गवर्नर के साथ, जहाँ पे संजय राउत अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आए थे गवर्नर के पास। लेकिन ये जो मुलाकात है क्रांति रेडेकर की ध्यानदेव वानखेड़े और यास्मीन वानखेड़े की गवर्नर के साथ, वो अलग मुलाकात थी। तो दो अलग अलग मुलाकातें हुई है, दो अलग अलग टाइम पे ये दो अलग अलग मुलाकातें हुई है। लेकिन जो हमने देखा था पहले संजय राउत अंदर गए थे, उसके बाद जो है क्रांति रेडेकर, यास्मीन वानखेड़े और न्यानदेव वानखेड़े अंदर गए थे। तो जब हमने कुछ देर पहले पूछा था तब अंदर एक मीटिंग चल रही थी। अब कुछ ही देर बाद शायद से अब 10 या 15 मिनट के बाद ठीक है, येशा, आप नजर बनाए रखें। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन आपको मिल पाएगा तो हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। फिलहाल येशा, आपका भी शुक्रिया, निधि आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी शुक्रिया, और अलीशा आपका भी शुक्रिया इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं लगातार लाइव।